मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स में अपनी एक अलग पहचान बनाई है अपने काफ़ी हैरत अंगेज स्टडी और रिसर्च से। दोस्तों, हम आज के समय में जिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आनंद उठा रहे हैं, जैसे जीपीएस, ये सब एल्बर्ट आइंस्टाइन की वजह से ही संभव हो पाया है। आज की वीडियो में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की मशहूर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानेंगे और आइंस्टाइन के फेमस फार्मूला E=mc² को भी समझेंगे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दो हिस्सों में बटा है, एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइए पहले हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बस में कहीं जा रहे हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव से आपका जो दोस्त है वो रेस्ट में है, यानी वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। मगर जब कोई इंसान बाहर से आपके दोस्त को देखेगा, उसे दिखेगा कि आपका दोस्त किसी सर्टेन स्पीड से मूव कर रहा है बस के साथ और वो इंसान रेस्ट में है। लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से वो इंसान आपसे दूर जा रहा है, यानी कि वो मोशन में है और आप रेस्ट में। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है या रेस्ट में है, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के देखने के पर्सपेक्टिव पे। यानी किसी के लिए कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा और किसी और के लिए वही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रेस्ट में। वैसे असलियत में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होता, हर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। जैसे आपको लगेगा कि पैर तो रेस्ट में है, मगर नहीं, पैर धरती पर है और धरती सूरज का चक्कर लगा रही है और सूरज हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं होती, हर चीज़ मोशन में ही होती है। अब जानते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। दोस्तों, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह ही है, मगर ये उन ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है जो कि यूनिवर्स में काफ़ी तेज़ गति से ट्रैवल करती हैं, यानी लाइट के स्पीड के आसपास की गति से। मान लीजिए एक लाइट बीम दो मिरर के बीच में रिफ्लेक्ट हो रही हैं ऊपर नीचे। इन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस d है और लाइट बीम को एक मिरर से दूसरे मिरर तक पहुंचने में टाइम t लगता है। चलिए आसानी के लिए t को 1 सेकेंड मान लेते हैं, यानी लाइट बीम को 1 सेकेंड लगता है एक मिनट से दूसरे मिनट तक जाने में। आपको पता ही होगा स्पीड का फॉर्मूला, जो कि है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे स्पीड हम s मान लेते हैं, यानी लाइट बीम s स्पीड से चल रही है। अब मान लीजिए कि ये जो दो मिरर हैं ये भी अब काफ़ी तेज़ गति से ट्रैवल करने लग गई, यानी स्पीड ऑफ लाइट की गति के आसपास से। क्योंकि मिरर एक मोशन में है, जिसकी वजह से लाइट बीम भी अब मोशन में आ गई। लेकिन अब लाइट को पहले के मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा मिरर के मोशन में आने की वजह से, यानी जो डिस्टेंस d था वो अब बढ़ जाएगा और लाइट को एक मिनट से दूसरे मिनट तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 18th सेंचुरी में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था लाइट के रिलेटिव मोशन को जानने के लिए। उस एक्सपेरिमेंट में ये पता चला कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, यानी ऑब्जर्वर के देखने के पर्सपेक्टिव से लाइट के मोशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लाइट सबके लिए एक ही गति से चलती है। इस पूरे यूनिवर्स में लाइट से ज़्यादा तेज़ स्पीड में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो गड़बड़ क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो टाइम है वो यहाँ पे स्लो हो चुका है, क्योंकि लाइट को अब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है ज़्यादा टाइम में, जिससे लाइट की स्पीड चेंज हो जा रही है। इसीलिए टाइम स्लो हो जा रहा है ताकि लाइट की स्पीड उतनी ही रहे। इस पूरे प्रोसेस को हम टाइम डायलेशन के नाम से भी जानते हैं। इन शॉर्ट, अगर आप लाइट की गति के करीब से ट्रैवल करोगे तो आपके लिए टाइम स्लो चलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड के करीब से ट्रैवल करती है, तब उसके लिए सिर्फ टाइम ही धीरे नहीं चलता, बल्कि उस ऑब्जेक्ट का साइज भी छोटा होने लगता है। इसे हम मिरर वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। जब ये मिरर लाइट की गति के करीब से ट्रैवल कर रही थी, तब लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये जो दो मिरर है वो कंप्रेस होने लग गए, ताकि लाइट का ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम हो जाए और उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। और ये डिस्टेंस और टाइम एक प्रोपोर्शन में कम होते हैं लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस और टाइम को कभी अलग अलग एंटिटी नहीं समझा, बल्कि स्पेस टाइम एक ही एंटिटी है। तो चलिए अब जानते हैं कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट क्यों है, यानी कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज़्यादा की गति से क्यों ट्रैवल नहीं कर सकती। तो इसका जवाब आइंस्टाइन के फेमस फार्मूला E=mc² में छुपा है।
कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, जब वो मूव करती है तो उसका एनर्जी भी बढ़ता है, यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ता है वैसे एनर्जी भी काफ़ी बढ़ता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट नहीं होता। हम जिसे मास कहते हैं वो यूजुअली रेस्ट मास होता है, यानी जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब उसका मास कैलकुलेट करके उसका मास बताया जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करता है तब उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी के साथ साथ मास भी बढ़ता है, मगर जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को अप्रोच करता है तब उसका मास काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसे मूव करने के लिए इन्फिनिट एनर्जी लगती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड या उससे ज़्यादा की गति से ट्रैवल नहीं कर सकती। जो लाइट पार्टिकल है फोटोन, उसका रेस्ट मास ज़ीरो होता है। अगर किसी पार्टिकल को लाइट की स्पीड से ज़्यादा की गति से ट्रैवल करना हो तो उसके मास को ज़ीरो से कम यानी नेगेटिव में होना पड़ेगा, जो कि साइंस फिक्शन की तरह लगता है। और एग्जैक्ट लाइट स्पीड में टाइम पूरी तरह से रुक जाता है, यानी अगर आप लाइट की गति से तेज ट्रैवल करोगे तब समय आपके लिए उल्टी दिशा में चलेगा और आप पास्ट में टाइम ट्रैवल कर पाओगे, मगर फ़िलहाल तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है स्पेस टाइम के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।